कड़े एक्शन की जरूरत बताई है। पीएम मोदी ने ड्रग टेरर नेक्सस को समाज और विश्व के लिए चिंताजनक बताया। पीएम मोदी ने कहा, ड्रग टेरर नेक्सस पर G20 को कदम उठाने की जरूरत है। पीएम ने कहा कि फंडिंग रोकने से ड्रग टेरर नेक्सस पर चोट लगेगी। जोहान्सबर्ग में चल रहा है G20 सम्मेलन और ऐसे में बहुत अहम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। ड्रग टेरर कनेक्शन को तोड़ने की जरूरत है और उस पर सख्त एक्शन की जरूरत है। पीएम मोदी ने आतंकवादियों और नशा तस्करों पर बहुत कड़ी कार्रवाई की बात कही है। दिल्ली पुलिस ने नाकाम की है आईएसआई की एक बहुत बड़ी साजिश। आईएसआई के इशारे पर आर्म्स रैकेट का एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस ने 10 हाईटेक पिस्टल बरामद कर लिए हैं, जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़े गैंगस्टर्स तक ये हथियार पहुंचाए जाने थे। मॉडर्न हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए थे। हथियार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के ऑपरेशन में बरामद कर लिए गए हैं। इंटरनेशनल बाजार में इन हथियारों की कीमत बहुत ज्यादा है और पुलिस के मुताबिक इनकी क्षमता इतनी है कि बुलेट प्रूफ जैकेट को भी भेज सकते हैं ये हथियार। और पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई की एक साजिश नाकाम की। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान से आए अत्याधुनिक हथियारों की खेप बरामद किया। हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी क्राइम संजीव यादव हैं। सर, ये पाकिस्तान से जो हथियार आए थे, कैसे ये पंजाब तक पहुंचे? जो इन्फॉर्मेशन थी और जो जब बाद में जो एक्यूज पकड़े गए हैं उनके डिस्क्लोजर से भी मालूम चला है कि ये वेपन ड्रोन्स से पाकिस्तान से पंजाब में डिफरेंट लोकेशंस पर ड्रॉप कराए जाते हैं, वो भी जीपीएस लोकेशंस पर। और उस जीपीएस लोकेशन पर पंजाब साइड में जो गैंगस्टर बैठे हुए हैं जो इस ऑपरेट करते हैं, वो उसको कलेक्ट करते हैं और बाद में पूरे नॉर्थ इंडिया में डिफरेंट गैंगस्टर को सप्लाई करते हैं। सर, किस तरह के ये हथियार हैं और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कहाँ से उनका ताल्लुक है? अभी तक 4 आदमियों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 पंजाब के रहने वाले हैं और 2 यूपी के रहने वाले हैं। और जो ये वेपन है ये मेड इन टर्की और मेड इन चाइना है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन है और बहुत कॉस्टली वेपन है। जो यहाँ पर बताते हैं कि जो क्रिमिनल्स हो जाते हैं वो 8 से 10 लाख रुपए में एक वेपन बिकता है। सर, अमेरिका में इसके मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं, वो कौन है और कैसे वो इस पूरे चेन को ऑपरेट करते हैं इस नेक्सस? जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एक जसप्रीत जस्सा है जो यूएस बैठा हुआ है और एक सोनू खत्री, वो ही इस वेपन्स को जो पाकिस्तान में हैंडलर्स उनके बैठे हैं उनको डायरेक्ट करते थे कि सामान पहुंचाना है, और इधर यहाँ पे जो रिसीवर्स होते थे उनको वो डायरेक्ट करते थे कि आप सामान कलेक्ट करके किस गैंगस्टर को कैसे सप्लाई करना है। सर, किन किन गैंगस्टरों तक ये हथियार पहुंचना था? और ये हमने नई मॉडल्स देखी सर सिद्धू मूसेवाला के बाद कि पाकिस्तान से ड्रोन से हथियार, पहले एमपी और मुंगेर से बहुत सारी खेप जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने पकड़ी है। सर हाँ, ये वेपन जो है बता, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये वेपन मेड इन टर्की और मेड इन चाइना है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन है। जो पहले यहाँ पकड़े जाते थे वो लोकल मेड होते थे, लेकिन जैसे जैसे क्रिमिनल्स जो बड़े क्रिमिनल्स हैं जो ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं तो वो अच्छे सोफिस्टिकेटेड वेपन उनकी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए बाहर से आ रहे हैं। सर, आपने बताया कि सिक्योरिटी फोर्स काफ़ी अलर्ट रहती हैं, लेकिन आपने बताया कि कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस पे ये वेपन्स गिराए जाते थे, जो ब्लैक स्पॉट वगैरह होते हैं, उसको कैसे एजेंसियाँ देख रही हैं? नहीं, जो मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है कि सिक्योरिटी फोर्सेज बहुत अलर्ट है, बॉर्डर पे भी अलर्ट हैं और बहुत कम खेप वहाँ से क्रॉस हो पाती है, बाकी बहुत बड़ा खेप बॉर्डर पे ही पकड़ा जाता है। और आज भी ये चीज़ है, तो जो खेप निकल जाती है किसी भी रीजन से, जैसे मैंने बताया कि पहले उसमें एक छोटा ड्रोन आता है जो उस एरिया सैनिटाइज करता है कि यहाँ पर कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है उस जगह पर, और विद इन अ मिनट दूसरा ड्रोन आके ड्रॉप करके चला जाता है। सर, ये मनी ट्रेल कैसे काम करती थी? जो वेपन्स आ रहे हैं पाकिस्तान से, पैसा उन तक कैसे पहुँचता था? हवाला के थ्रू, जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हवाला से पैसा ट्रांसफ़र होता है और जो बाहर बैठे हैं वो ही मैनेज करते हैं। वो जो पकड़े गए हैं इनके पास से कोई पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं होता। ये पाकिस्तान आईएसआई के शहर पे हो रहा है सारा सर, जो ड्रोन से लगातार वेपन्स और ड्रग जो वेपन है वो डेफिनेटली पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो वहाँ की एजेंसीज का जरूर हाथ होगा उसमें और पाकिस्तान से सप्लाई हो रहे हैं। तो हथियारों की सप्लाई कैसे हो रही थी, इस नेटवर्क का पूरा रूट अब आप समझ लीजिए। कैसे पाकिस्तान ने यह नापाक साजिश रची थी भारत में यह अत्याधुनिक हथियार सप्लाई करने के लिए। यह पाकिस्तान से इस तरह से उड़ते हुए ड्रोन में हथियार रख करके बॉर्डर पर पंजाब में यह ड्रोन दाखिल होता है, जहां पर हथियार ड्रॉप कर दिए जाते हैं और फिर इसके बाद पंजाब से यह दिल्ली भेज दिया जाता है। और ये एक रूट है पाकिस्तान से कैसे दिल्ली में यह हथियार पहुंचे जिन्हें बरामद किया गया है। लेकिन दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने हथियारों की ये खेप पकड़ ली है
अत्याधुनिक 10 हथियार जो बुलेट प्रूफ जैकेट को भी छेद सकते हैं। और ऐसे में ये पाकिस्तान से सीधे ड्रोन के जरिए भारत में दाखिल हुए हथियार हैं। और अब एक और बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, एसआईआर को लेकर के उत्तर प्रदेश में अब घमासान मचा हुआ है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए उनकी यानी कि इंडिया गठबंधन की मजबूत सीटों पर 50-50 हजार वोट काटने की साजिश हो रही है। अखिलेश के इस बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया, कहा कि राहुल गांधी की पूरी गैंग को संवैधानिक संस्थाओं पर अपमान करने की आदत हो गई है। और अब ऐसे में जबकि एसआईआर की बात आगे बढ़ती चली जा रही है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। तो इसलिए हम लोग सावधान हैं। हम पॉलिटिकल लेवल पर, अपनी पार्टी के स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से, अपने संगठन के लोगों को आपके माध्यम से ये अपील भी करते हैं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि शादी के मौसम में एसआईआर लागू करना भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव आयोग की मिलीभगत है, यानी कि आयोग पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना या श्री राहुल गांधी गैंग जो है, जिसमें श्री अखिलेश यादव भी हैं, श्री तेजस्वी यादव भी हैं और टीएमसी की सुश्री ममता बनर्जी जी भी हैं, मैं इतना ही कहूँगा कि जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं वह राजनीतिक रूप से आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एसआईआर पर अखिलेश के बयान के बाद मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग अफवाह से दहशत फैला रहे हैं। सैफ अब्बास ने कहा कि एसआईआर वोट काटने के लिए नहीं बल्कि वोट जोड़ने के लिए है। वोटर लिस्ट है उसको रिफाइंड होते रहना चाहिए कि जो लोग दुनिया से गुजर गए हैं उनके नाम कट जाएं, जो लोग ने दूसरी जगह जाकर रहने लगे हैं वो उनके नाम हटा दिए जाएं, जो लोग नए आके रह रहे हैं उनके नाम ऐड किए जाएं। तो अगर ये प्रक्रिया चल रही है एसआईआर के तहत इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो मैं समझता हूं इससे किसी को दहशत में नहीं आना चाहिए, बल्कि मैं तो ये समझता हूं जो लोग कह रहे हैं कि वोट कटने के लिए, काटने के लिए काम किया जा रहा है, बल्कि वोट काटने के लिए नहीं, वोटों को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। तो एसआईआर की कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अब कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो बढ़ चढ़कर इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि उत्तर प्रदेश में भी यही कार्रवाई। लेकिन इधर बिहार से बड़ी खबर, 43 नेताओं को लेकर के अखिलेश प्रसाद ने कहा नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और ये गलत है। 43 नेताओं को नोटिस पर कांग्रेस में सवाल खड़े होने लगे। नेताओं को कारण बताओ नोटिस देना गलत है, अखिलेश प्रताप ने कहा है, जो बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और प्रभारी। अध्यक्ष और मौजूदा में राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, बिहार में आप लोग के बुरे प्रदर्शन के बाद जो कुछ भी हो रहा है, तारिक अनवर कह रहे हैं कि जो लोग शामिल थे उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बिहार में प्रदर्शन हो रहा है, क्या आपको भी लगता है कि इस्तीफा होना चाहिए? नहीं, अब जिसको इस्तीफा देना होगा उसको कोई रोके हुए नहीं है। मोरल ग्राउंड पर इस्तीफा तो हर व्यक्ति का अपना मोरलिस्टिक ग्राउंड होता है, पैमाना होता है, उस पर कल भी मैं देखा हूँ मोरल ग्राउंड पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने इस्तीफा कर दिया, तो कर दिया। लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन हुए, खासकर 43 लोगों को पहले नोटिस दिया गया, फिर आपके प्रदेश मुख्यालय में प्रदर्शन हुआ, उसे कैसे देख रहे हैं जो नोटिस दिया गया? वो शायद जल्दी में लिया गया फैसला है, उसको मैं मानता हूं कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत साहब ने उन लोगों से बात की थी। फिर अशोक गहलोत साहब ने
कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से भी उन लोगों की बात कराई थी। उसमें कुछ लोग काम करना भी शुरू किया और हमको लगता है कि उन लोगों की तकलीफ दूर हो गई।